डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुले, सीएम धामी ने की पूजा। जय बाबा केदार के जय घोष के बीच यात्रा का शुभारंभ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासत तेज, कांग्रेस ने उठाई विधानसभा के विशेष सत्र की मांग। सीएम धामी की पहल के बाद रुद्रपुर में 3 पानी डैम के पुनर्निर्माण को मिली हरी झंडी। 1.74 करोड़ की परियोजना से दूर होगी जलभराव की समस्या। लोहाघाट में 40 साल बाद गूंजा श्रीराम का जय घोष। गल्ला गांव बराकोट में भव्य रामलीला का हुआ ऐतिहासिक समापन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार प्रातः शुभ मुहूर्त में ठीक 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। इसी के साथ केदारनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। कपाट खुलने के इस पावन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। इस दौरान हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और पूरा धाम भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान हो उठा। कपाट उद्घाटन के दौरान हेलीकॉप्टर से मंदिर पर भव्य पुष्प वर्षा की गई, जिसने श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था को और भी बढ़ा दिया। प्रातः लगभग 4 बजे से ही धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हो गए थे। पंचमुखी डोली की विधिवत पूजा अर्चना के बाद भगवान की डोली को मंदिर प्रांगण में लाया गया, जहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत कपाट खोलने की तैयारियां पूरी की गई। ठीक 8 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही सर्वप्रथम भगवान की पंचमुखी डोली को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया और सभी धार्मिक औपचारिकताओं के पश्चात भगवान केदारनाथ विधिवत विराजमान हुए। इस भव्य आयोजन के साथ ही बाबा केदार के दर्शन के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रद्धा, आस्था और भक्ति के इस अद्भुत संगम ने पूरे केदारनाथ धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बहाने बीजेपी विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण कानून देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव लाया जाए। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां महिलाएं सामाजिक और आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला हैं, वहां महिला आरक्षण जैसे अहम विषय को नजरअंदाज करना या उस पर चुप्पी साध लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि प्रस्तावित विशेष सत्र को पूरी तरह जनहित और महिला सशक्तिकरण के एजेंडे पर केंद्रित किया जाए। साथ ही महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने 58 बार कांग्रेस का रोना लेकर राष्ट्र को संबोधित किया, इसी प्रकार कांग्रेस 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 विधानसभाओं में बोल बोलकर कांग्रेस पर उनके झूठ को भी चिपका दिया जाए, ये उनका प्रयास है। मैंने ये कहा कि बजाय इस प्रयास के, अगर उत्तराखंड में भी ये विशेष सत्र आमंत्रित होता है तो बजाय इस रोने को लेकर, बजाय इस बेमतलब की फजूल की बात को लेकर, बजाय इसके कि इस सत्र पर झूठ को थोपने का काम जो इस सत्र में किया जाएगा, उस पर जनता का करोड़ों रुपए खर्च होगा, उसका सदुपयोग इस रूप में हो कि 70 सीटों पर महिला आरक्षण को 33% इसी चुनाव में लागू कर दिया जाए, ये हमने कहा। महिलाओं के साथ हुए गंभीर अपराध के विरोध में टनकपुर में प्रदेश कांग्रेस सचिव आनंद मेहरा के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि ये प्रदर्शन उस वक्त विवादों में घिर गया जब पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोकते हुए कई लोगों को जबरन हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये मामला इसलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि आरोपी के राजनीतिक संबंध सामने आ रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन के दौरान आनंद मेहरा ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने पर भी हमें रोका गया और गिरफ्तार किया गया।
ये न केवल हमारे अधिकारों का हनन है बल्कि महिलाओं को न्याय दिलाने की आवाज को दबाने की कोशिश भी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो पूरे प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी और किसी भी दबाव में पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। चौखुटिया विकासखंड में पिछले 2 दिनों से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। क्षेत्र पंचायत सदस्य भनौटिया हीरा सिंह बिष्ट ने विकासखंड में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पर 10 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। ज्ञापन के बाद ब्लॉक प्रमुख चेतना नेगी ने सोशल मीडिया पर हीरा सिंह बिष्ट पर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा से होम स्टे की दीवार बनाई गई और एक ही काम के लिए जिला पंचायत निधि, विधायक निधि और क्षेत्र पंचायत निधि तीनों मदों से भुगतान कराया गया। हीरा सिंह बिष्ट का पलटवार। क्षेत्र पंचायत सदस्य हीरा सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत में सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्य सहित सभी मामलों की ब्लॉक प्रमुख जांच करा ले। जांच में दोषी पाए जाने पर वो दंड भुगतान को तैयार हैं। वहीं जांच उनके पक्ष में आने पर ब्लॉक प्रमुख चेतना नेगी को पद से इस्तीफा देना होगा। बिष्ट ने कहा कि जांच नहीं कराने पर वो मानहानि का दावा करेंगे। ब्लॉक प्रमुख ने टिप्पणी से इनकार किया। ब्लॉक प्रमुख के भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई बताने के बाद दोनों पक्षों के लोग बाजारों में चर्चा करते नजर आ रहे हैं। चौखुटिया में सियासी गर्मी का माहौल है। अधिकारियों में भी असहजता है। कई लोग बिना टेंडर कराए गए कार्यों की जांच की मांग कर रहे हैं। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कोटेशन के आधार पर ग्राम सभा की खुली बैठक के बिना प्रस्ताव से काम कैसे कराए जा सकते हैं। और जैसा कि आप सबको विदित है कि विगत 18 अप्रैल को हम 10 क्षेत्र पंचायत सदस्य सीडीओ के नाम एक ज्ञापन देने खंड विकास अधिकारी ऑफिस में पहुंचे थे और वीडियो के माध्यम से हम 10 लोगों ने एक ज्ञापन सीडीओ साहब को। सर, जो ये भेदभाव के आरोप के मार्फत एक मुझे ज्ञापन दिया गया था मुख्य विकास अधिकारी जी महोदय के लिए, और इसकी मुझे जानकारी नहीं थी ऑफिशियली कि यहाँ पे क्या इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। और दूसरा सर, बाकी इस तरह जो भी हमारे क्षेत्र पंचायत की योजना के कार्य योजना बनती है उसमें हम ग्राम प्रधानों से जो खुली बैठक के माध्यम से जो प्रस्ताव होते हैं उन्हीं को समाहित करते हुए कार्य योजना बनाते हैं। सहारनपुर निवासी मुस्लिम परिवार ने हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर संतों की मौजूदगी में पूरे धार्मिक विधि विधान से सनातन धर्म अपनाया है। परिवार के 2 महिला, 1 पुरुष और 3 बच्चों की घर वापसी कराई गई। सहारनपुर के शहजाद अब शंकर के नाम से जाने जाएंगे, जबकि उनकी पत्नी का नाम सावित्री रखा गया है। परिवार का पहले जनेऊ संस्कार हुआ, फिर गंगा स्नान और हवन पूजन के साथ घर वापसी कराई गई। संतों ने बताया कि शंकर लंबे समय से उनके संपर्क में थे। उनके पूर्वजों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन अब वो स्वेच्छा से सनातन धर्म में लौटना चाहते थे। संतों का कहना है कि इस्लाम छोड़कर सनातन अपनाने वालों को जान का खतरा रहता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से परिवार की सुरक्षा की मांग की है। शंकर ने कहा कि वो पहले से सनातन से प्रेरित थे और अब पूरे विधि विधान से इसे अपना लिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने पुराने समुदाय के लोगों से जान का खतरा है। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 1 में स्थित वर्षों पुरानी 3 पानी डैम के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। महापौर विकास शर्मा ने सिंचाई विभाग और नगर निगम की टीम के साथ डैम का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत सर्वे किया। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़े इस डैम की जल निकासी क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी थी, जिससे मानसून के दौरान फुलसुंगी समेत कई कॉलोनियों में जलभराव की गंभीर समस्या बनी रहती थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हस्तक्षेप के बाद परियोजना के लिए 1,74,81,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने बताया कि डैम के साथ पुल निर्माण और संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। प्रयास है कि बरसात से पहले कार्य पूरा कर क्षेत्रवासियों को राहत दी जा सके। सबसे पहले महापौर विकास शर्मा जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बड़ी समस्या
दुर्गा विहार हमारा डूबा रहता था, ये सारी कॉलोनी हमारी जो डूबी रहती थी। और इस पुल बनने से सारी कॉलोनी को बहुत फ़ायदा होगा और एक बहुत अच्छा स्पॉट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। जैसे ही ये पुल बनेगा उसके बाद आप देखेंगे कि हम छठ घाट की भी हम तैयारी के पीछे लगे हुए हैं। एक बढ़िया सा छठ घाट भी बना के देंगे, पार्क भी बना के देंगे। तो ये आने वाला जो समय है बहुत अच्छा होने वाला है 3 पॉइंट डैम के लिए और वार्ड नंबर 1 के लिए। और मैं सबसे ये भी अपील करूँगा कि अभी 1 हफ्ते के अंदर ये कार्य चालू होने वाला है। यहाँ पे पब्लिक की आवाजाही थोड़ी कम होगी, ट्रैफिक थोड़ा बढ़ेगा, तो सबसे है कि सब जने अपना डाइवर्ट करी जाएगी, तो थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। तो सब जने अपना इस चीज़ को देखेंगे, आनंद विहार से निकलेंगे और बड़ी गाड़ियों वालों से मैं कहूँगा कि यहाँ से थोड़ा सा रोड को अपना कम करेंगे ताकि जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चालू रहे। दिनेशपुर के ग्राम डिमरी ब्लॉक में किसान खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे थे। इसी दौरान कंबाइन मशीन से अचानक चिंगारी निकली और सूखी फसल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग कुछ ही मिनटों में फैल गई और आसपास के खेत भी चपेट में आ गए। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण बाल्टी, पाइप और ट्रैक्टर की मदद से आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक करीब 5 एकड़ फसल पूरी तरह जल चुकी थी। एक ग्रामीण ने बताया, हम लोग कटाई कर रहे थे, अचानक आग लग गई, बहुत नुकसान हो गया, बड़ी मुश्किल से आग बुझाई गई। नुकसान और मांग हादसे में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसान अब प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दवा की जो हमें जैसी सूचना मिली कि आग लग गई है, कंपेन द्वारा यहाँ पे गेहूँ कटाई चल रही थी, उसी से कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ घटना हुई है, तो यहाँ पे काफ़ी 5-6 एकड़ का नुकसान हो गया है। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम चाहेंगे कि जो किसानों का नुकसान हुआ उनको मुआवजा मिलना चाहिए। 10-15 एकड़ का लगभग गेहूँ जल चुकी है, वो तो ग्रामीणों ने इकट्ठे होके आग बुझाई है, लेकिन अभी तक 1 घंटा हो गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची यहाँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी शहर का सबसे पुराना ऐतिहासिक लैंडौर बाजार पिछले कई दशकों से विकास की राह देख रहा है। सड़क की बदहाली के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है और कई व्यापारी पलायन को मजबूर हो गए हैं। सड़क की हालत और भूधसाव का खतरा है। क्षेत्रवासी पिछले कई सालों से सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मार्ग पर बड़े गड्ढों की वजह से कई लोग चोटिल हो चुके हैं। जोशीमठ में भूधसाव के बाद मसूरी में भी इंजीनियरों ने सर्वे किया था, मगर जांच रिपोर्ट अब तक फाइलों में दबी है। लैंडौर बाजार में भूधसाव के कारण आसपास के मकानों में दरारें आने लगी हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। नगर पालिका को सौंपा ज्ञापन, क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर पालिका अधिकारियों से वार्ता की, लेकिन समाधान नहीं निकला। अब लोग आंदोलन के लिए मजबूर हैं। इसी को लेकर नगर पालिका सभासद गीता कुमाई ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लैंडौर बाजार की सड़क के साथ ही शहर के अन्य संपर्क मार्गों की शीघ्र मरम्मत की मांग की गई है। देखिए, मेरे द्वारा आज अधिशासी अधिकारी महोदय को और उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने से पहले कल मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में कॉल भी किया था कि सर, लैंडौर की जो हालत है वो बहुत खराब है। वहां पर भूधसाव के कारण सड़क की हालत जर्जर हो रखी है और इतना ही नहीं, भूधसाव के कारण जो पानी जा रहा है उसकी वजह से जो आसपास की जो बिल्डिंग्स है, जो भवन है, चाहे वो स्थानीय है चाहे वो व्यापारिक है, उनको भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और मुझे लगता है कि उसकी हालत इस हद तक खराब है कि भविष्य में कोई बड़ा खतरा बन सकता है। टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में जनसंचार सेवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खराब मोबाइल नेटवर्क और कमजोर कनेक्टिविटी की समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से भिलंगना विकासखंड के ग्राम गंगी, पिंसवाड़, सेमलथ, गेवली, सेंदुल, द्वारी, देवलंगी, मुयालगांव, गेवाली और नैल बौंसला सहित कई दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मजबूत जनसंचार व्यवस्था आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और क्षेत्र विकास के लिए बेहद जरूरी है। बैठक में BSNL अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि चिन्हित क्षेत्रों में तकनीकी टीम भेजकर स्थलीय निरीक्षण किया जाए और 30 अप्रैल 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही जिन स्थानों पर नए मोबाइल टावरों की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने सभी सेवा प्रदाता कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया, ताकि दूर दराज के गाँवों तक बेहतर संचार सुविधाएं पहुंचाई जा सके।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। ने बैठक करी थी वो बीएसएनएल, रिलायंस जियो और एयरटेल के सभी प्रतिनिधियों के साथ करी थी। वो ये मुख्यतः इसलिए थी कि बहुत बार हम देखते हैं कि क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने नेटवर्क ना आने की शिकायतें करी हैं। और जैसा कि मैं बताऊं तो घनसाली और बिलंगना जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र है उसमें हमारा गंगी, पिंचवाड़ जो हमारे काफी दूरस्थ गाँव है उनमें नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है। और जो दूरस्थ गाँव होते हैं वो एनीवेज पहले ही रोड से इतने रिमोट हैं, उसमें रोड भी लोगों को चल के जाना पड़ता है रोड से भी, और वहाँ नेटवर्क ना आने से लोगों के बहुत सारे काम, स्पेशली जो हमारी सरकारी स्कीमें भी हैं जो उनको देना चाहते हैं वो भी काफी रुक जाते हैं। मांग है कि जल्द से जल्द बीएसएनएल हो या जियो, वोडाफोन, जिसका भी आप टावर लगा सकते हैं वहाँ पर जल्द से जल्द लगाने की कृपा करें। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले सभी यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यात्रियों की गणना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के जरिए की जाएगी। सभी वाहनों की फिटनेस और रजिस्ट्रेशन की जांच के बाद ही उन्हें यात्रा पर आगे भेजा जाएगा। यात्रा मार्गों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहाँ उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी वाहनों की जाँच के बाद ही आगे जाने की अनुमति दे रहे हैं। 16 अप्रैल से यात्रियों का आना शुरू हो गया है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए शासन और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी तीर्थ स्थलों पर पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सरकार यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी सुविधाएं दे रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाल गेट के पास बने चेक पोस्ट पर सभी वाहनों की जाँच की जा रही है। कागजात पूरे होने पर ही वाहनों को आगे रवाना किया जा रहा है। प्रधान सहायक सरिता बहुगुणा ने बताया कि अब तक 95 वाहनों से 2197 यात्रियों को चारधाम यात्रा के लिए भेजा जा चुका है। ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के बाद ही यात्रियों को भेजा जा रहा है। जिन यात्रियों का पंजीकरण नहीं हुआ है उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण के लिए भेजा जा रहा है। पहले तो ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड कंपलसरी है ताकि हम गाड़ी को रोक ना पाएँ ज़्यादा देर तक। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें ग्रीन कार्ड में रहते हैं और जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं वो सब अपना रजिस्ट्रेशन करा के ट्रिप कार्ड बनवाते हैं। ठीक है, ट्रिप कार्ड और ग्रीन कार्ड कंपलसरी है सर। और ये चेक पोस्ट 16 तारीख से स्टार्ट हुई है सर, और 16 तारीख से हम प्रातः की शिफ्ट में हैं 4 बजे से 1 बजे तक, और 1 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होती है। और अभी तक सर 295 वाहन जा चुके हैं। इसमें 2197 यात्री कोठालगढ़ चेक पोस्ट से जा चुके हैं। बाराकोट के गल्ला गांव में 4 दशक बाद आयोजित श्री राम लीला मंचन का भव्य समापन पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पल बन गया। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जब रामलीला का मंच सजा तो आसपास के 18 गांव के लोग उत्साह और आस्था में सराबोर नजर आए। पूरे क्षेत्र में श्री राम के जय घोष गूंजते रहे और माहौल भक्तिमय बना रहा। समापन अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे, जहां मंचन के प्रत्येक दृश्य ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कलाकारों के जीवंत अभिनय ने रामायण के प्रसंगों को सजीव कर दिया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, जब एक छोटी सी बच्ची ने अपने मनमोहक प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि दर्शक देर रात तक कार्यक्रम का आनंद लेते रहे और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल गूंजता रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन शेखर तिवारी ने किया। आयोजन समिति में अध्यक्ष संजय जोशी, संरक्षक हयात सिंह तड़ागी और ग्राम प्रधान झिरकुनी नवीन जोशी की अहम भूमिका रही। विशेष आकर्षण रहे नवीन जोशी, जिन्होंने पहली बार मंच पर रावण की भूमिका निभाकर अपने दमदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। ग्रामीणों ने इस आयोजन को क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने वाला बताया और भविष्य में भी इस परंपरा को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। सियापति रामचंद्र की, लखन नाम की। यद्यपि तुम्हारी समस्या राजवंश पाने की नहीं है, तथापि मैं लंका के राज्य का
लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव आरंभ का समापन उत्साह, ऊर्जा और प्रतिभाओं की चमक के साथ हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, गेस्ट ऑफ ऑनर जिलाधिकारी मनीष कुमार तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने की। मुख्य अतिथि पूरन सिंह फर्त्याल ने छात्रों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि महाविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और वे भविष्य में भी इसके विकास के लिए हर संभव सहयोग करते रहेंगे। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षण संस्थान ही छात्रों के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। उन्होंने कहा कि चंपावत का यह सबसे बड़ा महाविद्यालय प्रतिभाओं का केंद्र बनकर उभर रहा है और जिला प्रशासन छात्रों के हित में निरंतर कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी लोहाघाट अशोक कुमार ने छात्रों को साइबर क्राइम से बचाव के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर सतर्क रहने, अनजान लिंक पर क्लिक न करने और किसी भी ठगी की स्थिति में तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।